स्टूडेंट्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं निषेचन की घटना। पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जन्म हो रहा है उसके अंतर्गत निषेचन की घटना। तो हमारा इसके अंतर्गत टॉपिक होगा दूसरा, निषेचन। निषेचन इसको स्त्रीकेसर संकर्षण भी कहते हैं। स्त्रीकेसर स्त्रीकेसर संकर्षण। स्त्रीकेसर संकर्षण याद रखेंगे स्टूडेंट्स। निषेचन की घटना में क्या होता है, आप लोगों को हम बताए थे फर्स्ट लेसन में कि निषेचन की घटनाओं में कुल लैंगिक जनन जो होता है उसमें तीन घटनाएं मुख्य रूप से होती हैं। निषेचन पूर्व घटना, तो निषेचन पूर्व घटना में आप लोगों ने पढ़ा है युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होता है, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब दूसरा हेडिंग जो उसमें टॉपिक चलता है लैंगिक जनन, वो होता है निषेचन, और तीसरा टॉपिक है निषेचन पक्ष घटना। तो निषेचन की घटना जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा अगला टॉपिक होगा निषेचन पक्ष घटना। तो निषेचन की घटनाओं में क्या होता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि नर और मादा युग्मकों का क्या होगा, संलयन होगा। तो यहाँ पर एक हम फिगर के माध्यम से देख रहे हैं कि कैसे निषेचन की घटनाएं होती हैं। चित्र देखते चलेंगे, इजी है। ये एक पुष्प का स्ट्रक्चर है। इसमें इसका बीजांड भी बना लेते हैं। हम निषेचन की घटना एक पुष्प के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये आप लोगों ने देख लिया था कि कैसे बीजांड के अंतर्गत ये सारी चीजें बनी थी। ये द्वितीय केंद्रक हो गया, ये नर भाग हो गया, ये हो गया आपका नर भाग, उमंग कहते हैं।
उमंग, ये हो गया मादा भाग, मादा भाग, इसको जयांग कहते हैं, जयांग कहते हैं। ये कोरोला हो गया, ये हो गया कैलिक्स। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, निषेचन की घटनाओं में क्या होता है कि परागण के बाद जब ये पराग कण इससे निकलकर एक बड़ा सा इसका पुंकेसर का स्ट्रक्चर खींच लेते हैं, देखेंगे इसके अंतर्गत जब परागकण बन जाते हैं ये परागकण बाहर निकलते हैं। हमने परागण में बताया था आपको, जब इसका स्फुटन होता है, जब पराग कोश का स्फुटन होता है तो परागकण बाहर निकलते हैं, ये आप लोगों को पता है। जब परागकण बाहर निकलते हैं तो परागकण में, परागकण का हमने स्ट्रक्चर भी आपको समझाया है कि परागकण में एक बड़ा केंद्रक होता है, एक बड़ा केंद्रक होता है। जब इसका परागकोश का स्फुटन होता है तो इसके केंद्रक में विभाजन होता है तो दो केंद्रक बनते हैं, एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक। बड़े केंद्रक को कहा जाता है वर्धी केंद्रक, वर्धी केंद्रक, और छोटे केंद्रक को कहा जाता है जनन केंद्रक, जनन केंद्रक। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस कब ये बन रहे हैं? जब ये पराग कोश का स्फुटन होता है तो परागकण बाहर निकलते हैं, उस कंडीशन में वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक का फॉर्मेशन हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और जब परागण की क्रिया हो जाती है अर्थात परागकण यहाँ जब पहुंच जाते हैं वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, इसको कहा जाता है वर्तिकाग्र, मादा भाग है इसका वर्तिकाग्र हो गया। जब स्टिग्मा, जब परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, ये भी हमने आपको बताया था, ये जनन केंद्रक विभाजित हो जाता है, जनन केंद्रक समसूत्री विभाजित हो जाता है और दो नर युग्मकों का निर्माण करता है, नर युग्मकों का निर्माण करता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर थे, कंफर्म थे कि दो नर युग्मक कहाँ बन रहे हैं? पुष्प के जयांग के वर्तिकाग्र पर परागण क्रिया के बाद। किससे बन रहे हैं? तो जनन केंद्रक से दो नर युग्मकों का निर्माण हो रहा है। इसके बाद की घटना देखेंगे निषेचन में। अब क्या होता है कि परागकण का अंकुरण होता है, परागकण वहां से अंकुरित होगा। आपको ये भी बताया था कि यहाँ से जनन छिद्र होते हैं जगह जगह, इसके वाय लेयर पर, वाय चोल पर क्या होते हैं? जनन छिद्र होते हैं। ये जनन छिद्र से क्या निकलती है? एक पराग नलिका निकलती है। तो जनन छिद्र से एक पराग नलिका निकलती है यहाँ से, और पराग नलिका निकल कर आती है और जाकर बीजांड में क्या हो जाती है? मिल जाती है। इसे यह पराग नलिका का अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, और यह पराग नलिका वर्तिका भाग से होते हुए पुष्प के माइक्रोपाइल बीजांड द्वार से, इसको बोला जाता है बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, जिसको माइक्रोपाइल कहा जाता है, माइक्रोपाइल बीजांड द्वार से आकर मिल जाती है। फिर इसमें दोनों नर युग्मक क्या होते हैं? उतरते हैं, मतलब नीचे आते हैं। इसमें जो दोनों नर युग्मक बने हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों नर युग्मक कहाँ आएंगे? पराग नली के माध्यम से अंदर आएंगे, बीजांड में आएंगे। तो दोनों नर युग्मक आकर और भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाते हैं, बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाते हैं। ये दोनों नर युग्मक इसमें आकर प्रवेश कर गए। यहाँ आप लोगों ने देखा कि दोनों नर युग्मक पराग नली से नीचे आते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश कर गए बीजांड में, जिसमें एक नर युग्मक, आपको पता है कि ये मादा युग्मक है, बीच वाला मादा युग्मक
फीमेल गैमेट एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित होता है। यहाँ पर देखेंगे एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन होता है, इसको कहा जाता है संयुग्मन। इस प्रोसेस को कहा जाता है संयुग्मन। संयुग्मन इसको इंग्लिश में कहते हैं सिनगेमी। तो सिनगेमी क्या है? जब एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित होता है तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं। तो लिख सकते हैं जब भ्रूण कोश में एक नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन होता है। जब एक नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन होता है तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को संयुग्मन कहते हैं। इस प्रक्रिया को संयुग्मन कहते हैं। संयुग्मन सिनगेमी कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा जब भ्रूण कोश में, ये पूरा एम्ब्रियो सैक है, भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश में एक नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन होता है, अर्थात दोनों का फ्यूजन होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज ऑन वन प्लेस कॉल्ड सिनगेमी and formation of diploid zygote, so that this process is called syngamy। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन होना, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होना संयुग्मन कहलाता है। यहाँ आप लोगों ने देखा कि एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण किया, जबकि दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ, ये द्वितीय केंद्रक है, आपको पता है द्वितीय केंद्रक, जबकि दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन हो जाता है और बच्चों बनाता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब इसको कहेंगे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो आप लोगों ने देखा इसको PEN कहा जाता है, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है, संलयित हो रहा है, तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर एक और प्रोसेस होता है, उसको भी आप लोग जान लेंगे, इसको मिटा दें, जिसको कहा जाता है बच्चों त्रिक संलयन। यहाँ पर अगला प्रोसेस पढ़ेंगे त्रिक संलयन, जिसको कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, त्रिक संलयन क्या है? तो जब दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित होता है तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। लिख सकते हैं जब दूसरा नर युग्मक
युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है इसे त्रिक संलयन कहते हैं। आप लोगों ने देखा दो केंद्रक पहले से द्वितीय केंद्रक में एक नर युग्मक का केंद्रक तीनों आपस में फ्यूज कर रहे हैं तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण। इसकी प्लॉइडी होती है 3n। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का जो प्लॉइडी पूछा जाता है अर्थात उसमें न्यूक्लियस पूछा जाता है कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने देखा त्रिक संलयन क्या है कि जब दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित होता है तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है, इसे त्रिक संलयन कहते हैं। तो आप लोगों ने संयुग्मन देखा, त्रिक संलयन देखा। अभी एक द्विक निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन रह गया है प्रोसेस, उसको भी देख लेते हैं। दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहा जाता है। दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए यहाँ पर भ्रूण कोश के अंतर्गत दो अलग अलग जगह निषेचन की घटनाएं हो रही हैं। पहला, नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन हो रहा है तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो रहा है, पहला निषेचन हो गया। और दूसरा निषेचन हो रहा है द्वितीय केंद्रक के साथ नर युग्मक का, तो यहाँ पर द्वितीय केंद्रक के साथ निषेचन और इसको दोहरा त्रिक संलयन कह रहे हैं। यहाँ त्रिक संलयन और संयुग्मन दो अलग अलग जगह निषेचन की घटनाएं हो रही है, इसीलिए दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहलाता है यह प्रोसेस। इसमें भी नोट कर सकते हैं कि बीजांड में पुष्प के बीजांड के भ्रूण कोश में दो अलग अलग जगह निषेचन की घटनाएं हो रही हैं। निषेचन की घटनाएं होती हैं अर्थात एक नर युग्मक का संलयन मादा युग्मक के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का संलयन
द्वितीयक केंद्रक के साथ, द्वितीयक केंद्रक के साथ होता है। इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया या इस घटना को लिख सकते हैं, इस घटना को द्विनिषेचन कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि दो अलग अलग जगह निषेचन की घटनाएं हो रही, इसलिए इसे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। याद रखेंगे। इसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं, वो देखेंगे निषेचन पक्ष घटना में। तो निषेचन की घटनाओं में आप लोगों ने देखा सिनगेमी क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। आगे की प्रोसेस में देखेंगे कि निषेचन पक्ष घटना क्या होती है, उसको भी स्टडी कर लेते हैं इसके अंतर्गत। निषेचन की घटनाएं, तो निषेचन पक्ष घटनाएं में देखेंगे आप लोग कि युग्मनज का निर्माण हो जाता है, तो युग्मनज किसमें चेंज हो जाता है। फिर द्वितीय केंद्रक से प्राथमिक ध्रुवकोश केंद्रक का निर्माण होता है, तो इसका निर्माण करता है। यहाँ पर तीसरा हमारा टॉपिक होगा निषेचन पक्ष घटना। पक्ष घटना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखेंगे स्टूडेंट्स, निषेचन पक्ष घटना में क्या होता है कि यह जो युग्मनज होता है, द्विगुणित युग्मनज बनता है, द्विगुणित युग्मनज जो बनता है नर और मादा युग्मक के मिलने से, यह द्विगुणित युग्मनज बीज का, फल के बीज का निर्माण करता है। अर्थात इसके अंतर्गत, पुष्प के अंतर्गत यह द्विगुणित युग्मनज किस में बदल जाता है, तो सीड में, जिसको आप लोग हिंदी में बीज कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि द्विगुणित युग्मनज से सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, बीज का निर्माण हो रहा है, जबकि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो हो रहा यहाँ पर है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है यह किस में चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, तो फल भित्ति का निर्माण करता है। फल का निर्माण अर्थात फल भित्ति का निर्माण करता है। आप लोगों ने देखा कि निषेचन पक्ष घटना में, निषेचन के बाद की घटनाओं में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो नर और मादा युग्मक का संलयन हो रहा है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो रहा है, और द्विगुणित युग्मनज विकसित होकर पुष्प के अंतर्गत, पुष्प के बीजांड के अंतर्गत बीज का निर्माण कर रहा है, जबकि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विकसित होकर फल भित्ति का, बीजांड के अंतर्गत फल भित्ति का निर्माण कर रहा है। याद रखेंगे। उसके बाद जब बीज और फल भित्ति का निर्माण हो जाता है, उसके बाद इसका जो वाह्यदल होता है, पुष्प का जो वाह्यदल होता है, वाह्यदल पुंज, जिसको आप लोग कैलिक्स कह रहे हो, वाह्यदल पुंज, पुंज कैलिक्स, यह क्या होता है कि पुष्प के
फल के बाद जब कुछ में फल बन जाते हैं तो यह वाह्य दल पुंज कुछ में रह जाता है, कुछ में फल से हट जाता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ फलों के साथ यह वाह्य दल पुंज लगा रहता है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसमें किसमें यह वाह्य दल पुंज लगा रह जाता है फल के साथ, तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स। जैसे मिर्च हो गई, मिर्च, बैगन एंड टमाटर etc। इसमें वाह्य दल पुंज इन फलों के साथ लगा रहता है। जैसे आप लोग एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। देख रहे स्टूडेंट्स, ये हो गया वाह्य दल पुंज, वाह्य दल पुंज यहां दिख रहे हैं। इस मिर्च के साथ यह वाह्य दल पुंज लगा रहता है, बैगन में भी लगा रहता है, टमाटर में कुछ लगा रहता है, कुछ में नहीं लगा रहता है। जबकि अधिकतर फलों में यह वाह्य दल पुंज कुछ फल से अलग हो जाता है। अधिकतर फल के अंतर्गत वाह्य दल पुंज हट जाता है। यह दल पुंज लगभग सभी फलों से हट जाता है या गिर जाता है। नर भाग और मादा भाग भी फल के निर्माण के बाद फल से अलग हो जाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि फल के निर्माण के बाद क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं। वाह्य दल पुंज कुछ फलों के साथ लगा रहता है, जैसे मिर्च, बैगन, टमाटर इत्यादि। वाह्य दल पुंज फल से अलग हो जाते हैं। नर भाग, जयांग और पुमंग भी क्या होते हैं, फल से अलग हो जाते हैं। आगे की प्रोसेस देखेंगे यहाँ पर। आगे की प्रोसेस में हम देखेंगे यहाँ पर अनिषेक फलन, अनिषेक फलन इसको कहा जाता है पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। यहां ध्यान देंगे आप लोग। अनिषेक फलन में क्या होता है, जब किसी फल का निर्माण बिना निषेचन के हो, जब फल का निर्माण बिना निषेचन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो लिख सकते हैं जब फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है, बिना निषेचन के होता है तो इसे अनिषेक फलन कहते हैं। तो इसे अनिषेक फलन कहते हैं। जब फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे अनिषेक फलन कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेंगे। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा सेब। सेब बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। सेब हो सकता है आपका, उसके बाद अंगूर हो सकता है, अंगूर, उसके बाद केला हो सकता है etc। अनिषेक फलन में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा। दूसरा हम हेडिंग पढ़ेंगे यहाँ पर अनिषेक जनन, अनिषेक जनन इसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। जब किसी जीव का निर्माण बिना निषेचन के होता है, अर्थात किसी नए जीव का निर्माण बिना निषेचन के होता है, इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं।
जैसे आप लोगों को बता दें एक एग्जाम्पल, जो हनी बी होती है, मधुमक्खियां होती हैं, मधुमक्खी में अनिषेक जनन पाया जाता है, क्योंकि उसमें मधुमक्खी में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है। मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की, एक होती हैं श्रमिक, दूसरी होती है आपके रानी, और तीसरी होती है मधुमक्खी जिसका नाम है ड्रोन। इसमें देखेंगे कि मधुमक्खियों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 32 और 32 होती है, जबकि ड्रोन के अंतर्गत गुणसूत्र 16 होते हैं। तो यहाँ पर श्रमिक जो होता है निषेचन की क्रिया में भाग नहीं लेता है, जबकि रानी और ड्रोन मिलकर जनन की क्रिया करते हैं। तो जब रानी और ड्रोन मिलते हैं तो इस प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं, कैसे उनमें अनिषेक जनन होता है। यहां पर रानी मधुमक्खी हो गई और यहां पर ड्रोन हो गया। तो देखेंगे यहां पर 32 क्रोमोसोम्स है, यहां पर 16 है, यहां पर 16 है। याद रखेंगे स्टूडेंट, जब निषेचन की क्रिया इनमें होने को होती है तो युग्मक जनन होता है पहले, उसके बाद निषेचन होता है। जब युग्मक जनन होता है तो यहाँ पर होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, और यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन न होकर समसूत्री विभाजन हो जाता है, तो यहाँ पर अर्धसूत्री होगा तो युग्मक में बनेंगे, युग्मकों में बनेंगे, यहाँ पर मादा युग्मक हो जाएगा, मादा युग्मक में 16 गुणसूत्र हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर ड्रोन के अंतर्गत और समसूत्री हो रहा है तो सेम आएंगे, 16 ही आ जाएंगे ड्रोन के अंतर्गत। यहाँ पर दोनों में निषेचन की क्रिया होगी, तो यहाँ पर 16 और 16 मिलकर यहाँ पर युग्मनज के अंतर्गत 32 बन गए, और युग्मनज से फिर नई संतान बन जाएगी, नई संतान। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि या तो श्रमिक बने या तो रानी मधुमक्खी बने। यहाँ ड्रोन का निर्माण नहीं हो रहा क्योंकि गुणसूत्र की संख्या 32 है। इस कंडीशंस में क्या होते हैं कि बिना निषेचन के मादा युग्मक से ड्रोन का निर्माण हो जाता है, ड्रोन का फॉर्मेशन हो जाता है बिना निषेचन के। तो आप लोगों ने देखा जब रानी मधुमक्खी से बिना निषेचन के ड्रोन का निर्माण होता है तब इस क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर ड्रोन के अंतर्गत क्रोमोसोम्स कितने हैं, 16। ये सिर्फ मधुमक्खियों में होता है, और भी कुछ एग्जाम्पल है वो आगे पढ़ेंगे। तो आज आप लोगों का ये चैप्टर पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन खत्म हुआ। इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।